तो आज क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आपके पास लेकर आए हैं और प्रकाश के परावर्तन आपको हम बहुत बेहतर और बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। और पहले इससे पहले आपको प्रकाश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसे प्रकाश होता क्या है इसे? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये कैसी ऊर्जा है? जब ये किसी वस्तु पे पड़ती है तो वस्तु से टकरा कर जब वो प्रकाश की किरणें किसी जीव जंतु, मान लो आदमी या किसी भी जानवर के पास अगर पहुंचता है वो किरणें, तो वस्तुएं दिखाई देती है, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देगा। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत आवश्यक का है मतलब है कि जब कोई ये मान लीजिए वस्तु है और इस वस्तु पे प्रकाश की किरणें पड़ती है, ये मान लो कलई किया हुआ वस्तु है ताकि प्रकाश पार ना कर सके। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पे पड़ती है तो वस्तु से टकरा कर प्रकाश की किरणें लौट जाती है। ये लौटा हुआ जो किरणें होता है, जब तक किसी मनुष्य या जानवर की आंखों तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश अति आवश्यक है। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन की ओर हम चलते हैं, क्योंकि चैप्टर का अकॉर्डिंग ही आप बात करेंगे हम आपको कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जैसा कि हमने अपने बोर्ड पे लगाए हुए हैं थंबनेल प्रकाश का परावर्तन, तो देखते होंगे ये प्रकाश जो है किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें आता होगा, आकर ये कोई वो पारदर्शी वस्तु है या समतल सतह है जिस पे टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो आने वाले प्रकाश की किरणें को आपतित किरणें कहेंगे और उससे टकरा कर लौट जाने को किरणें को परावर्तित किरणें कहेंगे। तो अब आपको आप अपने आसान भाषा में बता सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो पुनः अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन के लिए सतहें कलई की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है कि जिसमें प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल नहीं होगा। अगर वैसी वस्तु जिससे प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल नहीं होता है तो समझिए वो वस्तु पूरा आर पार दिखाई देगा बहुत साफ, लेकिन तब भी प्रकाश का परावर्तन होगा ही, क्योंकि अगर आप वस्तुएं दिख रही है इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें उस वस्तु पे टकरा कर वो वापस आ रही है। तो आपको हम थोड़ा लेकर चलते हैं कि प्रकाश का वेग होता है, नहीं तो प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? उनका नाम था रोमर। वो साइंटिस्ट का नाम रोमर, कुछ रोमर होगा। तब प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ये मापा था और ये बताए थे कि प्रकाश का वेग लगभग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसी को जानेंगे कि 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होता है। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सॉरी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होता है। ये सर्वप्रथम रोमर ने बताया था। फिर प्रकाश में ये है कि प्रकाश कैसे गमन करती है, तो बोलना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ऐसा पूछा जाए कि प्रकाश कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में ही बताना है। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर, वैसा माध्यम जिसमें छोटे छोटे धूलकण हो, उस माध्यम से गुजरेगा तो किरणें का क्या होता है, प्रकाश की किरणें मुड़ करके आगे निकल जाती है, जिससे प्रकाश का विवर्तन,
इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो बोले प्रकाश के मार्ग में आने वाले छोटे छोटे अवरोध माने धूलकण के कारण उसके किनारे से होकर प्रकाश की किरणें को गुजरना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश मूर्ति भी है। ऐसे देखते होंगे आप कहीं, अगर मान लो कि बहुत जग कहीं लगा हो, मेला हो, तो वहां पे देखते होंगे लाइट जो होता है, लाइट तो नीचे ही लगा रहता होगा, लेकिन आप दूर से देखते हैं लगेगा कि लाइट यहाँ पे जला हुआ है। लोग को लगता है कि नहीं बहुत मेला में भीड़ भाड़ है, किसी कारण से, लाइट के कारण। इसका मतलब है कि लाइट तो कहीं ना कहीं विवर्तित हुआ है, ऊपर चल गया है लाइट, तो ये होगा तो समझिए कि वो भी हो गया कि परावर्तन। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे लाइट जलती है वहां पे बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे घर मकान दुकान जो रहता है उससे प्रकाश परावर्तित होकर के ऊपर फैल जाता है और हम लोग दूर से उसको देख पाते हैं। इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी चल सकती है, लेकिन क्लास 10 तक में प्रकाश को सीधे ही ले जाना है। अब देखिए प्रकाश को सीधे ले जाएंगे तो ठीक ही है। अब प्रकाश का ये परावर्तन है, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशिक स्रोत, मान लो ये प्रकाशिक स्रोत कोई है और इस प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरणें आया, तो आने वाले किरणें को बोलते हैं आपतित किरण। ये हो गया आपका आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशित स्रोत से आएगा और किसी अपारदर्शक सतह से टकराएगा, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो आपतित किरण और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इसके बीच में एक लंब खींचते, इसके बीच में एक अभिलंब खींचते हैं, जो ये बताता है कि अभिलंब और आपतित किरणें के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और उसे आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का इसी के आधार पर दो नियम भी है। आपतित किरण, तो ये आने वाली किरणें को आपतित किरण, और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर जाकर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये आपका हो गया आपतन बिंदु। तो बोलेंगे कि आपतित किरण किसी पदार्थ के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो बोलना आपतन बिंदु कहते हैं। और वहीं से प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाता है, वो वाला किरणें को परावर्तित किरण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और ये आपका हो गया अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक तो नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। यानी कहें तो इसका हम परिभाषा लिख दें, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम। और ये भी समझ में आपको आ गया कि प्रकाश के परावर्तन कहते किसको हैं, तो बोलेंगे प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशिक स्रोत से आकर किसी वस्तु पदार्थ पे टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो नॉर्मल भाषा में ये परावर्तन का मतलब हो गया लौट जाना। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, और पहला नियम है कि आपको आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या सतह पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है।
ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। और प्रकाश के परावर्तन का फिर दूसरा नियम ये कहता है कि जब प्रकाश की किरणें जो है, जब प्रकाश की आपतित किरणें और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है, प्रकाश के परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच बना कोण के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण का। परावर्तन कोण का यानी आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण का। ये प्रकाश के परावर्तन कोण का मतलब परावर्तन कोण कहें तो आप लिख सकते हैं कोण R का। इसका मतलब हो गया कि कोण I बराबर जो होता है कोण R, एंगल I जो इक्वल होते हैं एंगल R का, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए, जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया आपको, तो फिर प्रकाश में आपको पढ़ना होता है दर्पण के बारे में। तो उसमें गोलीय दर्पण पढ़ना है, मेन रूप से हमको गोलीय दर्पण ही पढ़ना है, ये हम बताए केवल आपको। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो चलिए दर्पण के बारे में बात करते हैं। कुछ पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन से संबंधित चीजें को लेकर आए हैं। अब यहाँ से प्रश्न को चलते हैं। तो बोला गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बोले प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, बोलना है प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन बोला जाए कि प्रकाश के मार्ग में आने वाले छोटे छोटे अवरोध के कारण प्रकाश की किरणें को मुड़कर आगे की ओर चलना क्या कहलाता है, तो बोलना है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नहीं, प्रकाश के मार्ग में छोटे अवरोध के कारण प्रकाश की किरणें को मुड़कर आगे की ओर जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। लेकिन पूछा गया प्रकाश की किरणें गमन कैसे करती है, तो बोलना है प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तुरंत बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है आपका, आपतित किरण ये वाला बताए थे। आपतित किरणें, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा बताए थे कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, यानी ये हो गया आपका दो। कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अब आपतन कोण किसके बराबर होता है, हम ये बताए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण आपका परावर्तन कोण के बराबर हो गया। अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसे होते हैं जी, काल्पनिक। जैसे आप लोग जो फेस देखते हैं, चेहरा देखने के उपयोग में आता है समतल दर्पण। और समतल दर्पण में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जी। ये जो बताया प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये समतल दर्पण के लिए ही मुख्य रूप से ये बता रहे थे आपको कि समतल सतह समतल हो, वैसे सतह पर अगर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो जितने कोण से वो अभिलंब के साथ आपतित होगा, परावर्तित भी उतना ही कोण के साथ हो जाएगा। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी होता है। अगले प्रश्न है हजामती, मैं समझिए जो जहां बाल दाढ़ी जो लोग बनाता है, या आप जाते हो लोग क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर में, ये सारे चीज में जो है दर्पण का जो उपयोग होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये भी बता देते हैं कि अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है कि जब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तुओं को रखते हैं तो इनका जो है प्रतिबिंब जो है आपको
बहुत बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। तो पूछा जाए कि अवतल दर्पण में को हजामती दर्पण के रूप में उपयोग क्यों करते हैं, तो आंसर ये भी लिख सकते हैं। आंसर आप क्या लिख सकते हैं जी, हजामती दर्पण के रूप में उपयोग क्यों करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो दर्पण के दाईं ओर आभासी बड़ा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बड़ा प्रतिबिंब यानी हजामती दर्पण में क्या होता है कि चेहरे को बड़ा करके दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं ताकि चेहरा बड़ा दिखाई दे, इसीलिए उसका हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। तथा मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर में देखते होंगे जो पीछे की गाड़ी को देखने के लिए जो साइड मिरर लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पूछ देखो उत्तल दर्पण उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा और वास्तविक नहीं, आभासी होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसमें आपको साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है। देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये इसके फोकस मान लीजिए, ये इसका वक्रता त्रिज्या r मान लो कि यहाँ O है और O से ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक f कहते हैं। ये पोल हो गया। तो फोकस जो होता है दर्पण का मुख्य फोकस वह वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है। इसका मतलब है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसे होते हैं। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसे होते हैं, तो अवतल होता है। रोगियों के नाक, कान, गला आदि के जांच के लिए डॉक्टर किसका, तो देखिए नाक, कान, गला आदि के डॉक्टर जो हैं अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, तब तो चेहरा या मान लो नाक, कान, गला थोड़ा बड़ा दिखाई देगा तो अंदर में जख्म है या कोई बीमारी है वो आसानी से डॉक्टर देख पाएंगे। गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए इसको कहते हैं गोलीय दर्पण, इसको कहते हैं ध्रुव, इसको कहते हैं फोकस। गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो उसको कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं इसको। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से छोटा और आभासी और सीधा भी बनता है। ठीक, तो इसीलिए ये होगा आंसर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी निर्धारित होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में एक स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। दोनों स्थिति में जब उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसे होते हैं, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और ये जानिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये नहीं कह सकते क्योंकि अवतल दर्पण में एक स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है लेकिन वो धनात्मक नहीं होता है। ठीक, तो उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा, हमेशा धनात्मक बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितना होता है। तो देखिए F बराबर फॉर्मूला होता है आपका r/2, यानी किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आधी। अब यहाँ पे देखिए कि वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 20।
तो एफ बराबर जब ज्ञात करेंगे तो आप यही लिखेंगे 20/2 काटेंगे तो कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, यानी उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, देखिए कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह दर्पण क्या है? अवतल। वह दर्पण क्या है? समतल और उत्तल भी होगा जी। समतल और उत्तल, कहीं भी खड़ा हो जाएंगे आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा, सदैव सीधा है इसलिए समतल और उत्तल लिखें, लेकिन लिखा रहता कि बराबर, बराबर तो आता बोलते हैं समतल, छोटा तो उत्तल, सीधा तो दोनों में। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, देखिए जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यही है वक्रता केंद्र, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वक्रता केंद्र पे ही बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बोलना है वक्रता केंद्र पे बनता है। अब वस्तु को यहाँ रखेंगे, एक यहाँ से आएंगे और यहाँ काट देंगे, यानी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, सी पर ही बनता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वक्रता केंद्र पर बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? देख लीजिए, वक्रता केंद्र पर बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो आवर्धन बराबर हम फॉर्मूला बताए हैं, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जब आवर्धन कहेंगे तो यहां से अब देखिए आवर्धन बोला कि वक्रता केंद्र बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो एच डैश होगा माइनस का 1/1 लें, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरी होती है वो लेते हैं माइनस में और वस्तु को लेते हैं प्लस में, देखिए कितना हो जाएगा -1। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। यदि आपतन कोण 60 तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर होता है कोण R, और आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा आपका? तो 60 डिग्री होगा। आपतन कोण 60 तो परावर्तन कोण भी आपका 60 डिग्री होगा। अगला है गोलीय दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से सूचित करते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव, यहाँ होता है ध्रुव, इसको P से करते हैं। P से होता है पोल, पोल मीन्स ध्रुव। तो गोलीय दर्पण को ध्रुव को P से। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? देखिए इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी दर्पण के बीच से होकर गुजरने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? तो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी ये किरणें। अगला है गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर क्या होता है? गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, या प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात को आवर्धन करेगी। पूरा ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं था तो ये दोनों हो सकता है जी। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, या माइनस प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। अगला है अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है? देखिए अवतल दर्पण में मुख्य फोकस ये हो गया वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे, जब वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा उल्टा और बराबर बनेगा, यानी इसका आंसर देखिए क्या हो जाता है? इसका आंसर होता है वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु स्थित कहां पे होगा? देखिए यही बताए हैं आपको अवतल दर्पण में, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी रखिएगा तो प्रतिबिंब इधर बनता है,
और प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आभासी, सीधा और आवर्त वस्तु से बड़ा बनता है। इसका मतलब हो गया कि ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा। तो अब जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। देखिए प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आप प्रकाश के परावर्तन में हम न्यूमेरिकल वाले भाग को लेकर अब अगले पार्ट में आएंगे, और आपको इसमें दर्पण में अलग अलग पोजीशन में जो प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में बताएंगे उसमें। और वीडियो कैसा लगा आप थोड़ा कमेंट कर बताएंगे। धन्यवाद।